नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका मेरा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। इस लेक्चर में हम नर्सिंग फाउंडेशन 2 के नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका मेरा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, उसके बारे में जानेंगे। इन डिटेल इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और इन डिटेल सब सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम एकत्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है, नर्सिंग प्रोसेस काम कहाँ आता है, किस लिए नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, जिसके लिए आपको एक काम जरूर से जरूर करना होगा कि आपको एकदम अच्छे से एकदम अच्छे मैनर में आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एक एक पॉइंट को एक एक चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से हम आपको वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्या उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको हम अच्छे से डिलीवर करते हुए बताना चाहते हैं, क्या ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस किसी भी एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, क्या चीज़ें इसमें वो हेल्प करता है, क्या चीज़ें हेल्प करेगा ये नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू, क्या क्या चीज़ें वो लर्न करेगा, क्या क्या चीज़ें वो लर्न गेट थ्रू करेगा कि वो अपनी लाइफ में कैसे जो अपना प्रोफेशन है उसको कंटिन्यूस करते हुए सारी चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को शुरू करना चाहूँगा, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस। इस लेक्चर को एकदम डेडिकेटली वही बच्चे देखें जिनको नर्सिंग प्रोसेस के बिल्कुल आइडिया नहीं है। जीरो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक हम नर्सिंग प्रोसेस को पूरा इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को चालू कर लेंगे और पेन पेपर ले लेंगे और नोट्स बनाना भी शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। क्या है ये, सबसे पहले जानेंगे ये क्या है। एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोफेशनल नर्स यूज टू अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू केयर गिविंग एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिंग टू द हेल्थ एंड इलनेस। एक बार और डेफिनेशन एक बार आप रीड करेंगे, एक बार डेफिनेशन आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या डेफिनेशन है ये। देखिए नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग प्रोसेस एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है। व्हाट इज दिस? इट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस इन विच द प्रोफेशनल नर्स यूज टू अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। क्या अप्लाई करेगी? बेस्ट अवेलेबल एविडेंस को अप्लाई करती है और केयर गिव करती है और प्रमोट करती है ह्यूमन फंक्शंस को और उनके रिस्पॉन्सेस को, जो कि रिलेटेड है किससे? उनके हेल्थ एंड इलनेस से रिलेटेड है। ये किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने 2010 के अंदर। ठीक है जी, डेफिनेशन क्लियर कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, समझ लिया। देखो, नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट। क्या है नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या है? इट इज अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड केयर टू द clients. The nursing process is a systematic method of planning, providing individualized and nursing care. इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर जब हमें प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट्स को, तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं किसका? नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है जी, इसको एक बार थोड़ा सही से लिख लेते हैं। किसका यूज करेंगे जी? नर्सिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर्पस। डेफिनेशन जान ली, क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस वो जान लिया। अब एक बार पर्पस समझ लेते हैं कि व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स ऑफ द नीड्स। आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? उसका पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये क्या है? ये पर्पस है किसका? नर्सिंग प्रोसेस का पहला पर्पस। सेकेंडली, टू स्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। क्या स्टेब्लिश करना है? जो भी प्लान हम नीड कर रहे हैं, जो भी प्लान हमें चाहिए, उसको स्टेब्लिश करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड्स। कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस के थ्रू हम क्या करेंगे, इन नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, इन चीजों को असेस करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स के अंदर, इसके अंदर 5 मेन कंपोनेंट्स आते हैं जो कि पीछे लिखे हुए हैं, जिसके अंदर क्या आता है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग, इवेल्युएशन। यही 5 चीज यहां पर होंगी। इट इन्वॉल्व्स असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर क्या आएगा, डाटा कलेक्शन हो जाएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन एंड फिर इवेल्युएशन। ये 5 चीज किसके अंदर आएंगी, कंपोनेंट्स के अंदर, ये पांचों चीज आ जाएंगी। अब आगे आने वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे किसे, हम इन पांचों को वन बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सारी चीजों को एकदम एक जगह जानकारी को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस लेक्चर को अगर देखें तो ये जो नर्सिंग प्रोसेस का जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग प्रोसेस। इसके अंदर हमने आपको बताया कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जी 5 कंपोनेंट्स। इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा असेसमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, असेसमेंट, फिर आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आएगा प्लानिंग, फिर आएगा इम्प्लीमेंटेशन और फिर आएगा इवेल्युएशन। ये पांचों चीज किसके अंदर आ जाएंगी, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नर्सिंग प्रोसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। नर्सिंग प्रोसेस को आगे डिटेल में जानने से पहले हमें नर्सिंग प्रोसेस का सारा इंट्रोडक्शन है उसको जानना बेहद जरूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स नर्सिंग प्रोसेस की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट क्या है, इट इज साइक्लिक, इट इज डायनेमिक इन नेचर, client centeredness, focus on problem solving and decision making, interpersonal and collaborative style, universal applicability और यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। इसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं। क्या सारी चीजें यूज होती हैं इसके अंदर, पहले कहने का चीज ये है कि इट इज साइक्लिक। क्या है ये, एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, हम पेशेंट को ठीक तो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम पेशेंट को असेस करेंगे, हम पेशेंट को क्या करना चाहेंगे, हम पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको ठीक करने के प्रोसेस में हम जो भी स्टेप्स लेंगे वो एक साइकिल की फॉर्म में, एक प्रोसेस की फॉर्म में वो हमारे पास लौट के आएगा, जैसे आपने इधर ये देखा एक प्रोसेस की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, ये डायनामिक, ये मोशन के साथ, मतलब कि सिचुएशन के साथ, पेशेंट की कंडीशन के साथ डायनामिक करेगा, मतलब कि चेंज होता रहेगा। किसके साथ, पेशेंट की सिचुएशन, पेशेंट की कंडीशन के साथ। अगर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होगी तो इसके कुछ स्टेप्स कट जाएंगे, अगर पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल होती जाएगी तो इसमें कुछ कंडीशंस, कुछ इंटरवेंशंस, कुछ असेसमेंट स्किल्स और इंक्रीज कर दी जाएंगी और इंप्रूव कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्लाइंट सेंटर्डनेस। क्या है ये, क्लाइंट सेंटर्डनेस है, मतलब क्लाइंट के लिए ओरिएंटेड चीजें हैं। समझ रहे हैं आप सभी लोग, ये क्लाइंट के लिए सेंटर्डनेस है, जैसे कि जो हमारा स्पेसिफिक क्लाइंट है उसके लिए हमने सारी चीजें नॉमिनेट की है, उसी के लिए हमारी सारी चीजें, उसी के हिसाब से हम लोग सारी चीजें अपनी अरेंज करेंगे, सारी चीजें अपने प्लान करेंगे, किसके हिसाब से, क्लाइंट सेंटर्डनेस के हिसाब से। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। किस पे फोकस करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे और डिसीजन मेकिंग पे प्रोसेस फोकस करेंगे। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ये कैसा है, इंटरपर्सनल, लोगों के बीच में जो भी चीजें हमें पता चलती हैं वो इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके हम चीजों को फॉर्म कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, तो कैसा है ये, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि सब जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये सारी चीजें क्या है, सब जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, सभी के ऊपर अप्लाई हो सकता है, जिसकी कंडीशन कैसी हो, जिसकी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ऐसी हो। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले असेसमेंट। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे असेसमेंट। सबसे पहले क्या देखेंगे, असेसमेंट को देखेंगे।
अब सही आ रही है वीडियो? थोड़ा सा एरर आ गया था बच्चों। हेलो, हाँ जी। सबसे पहले देखेंगे क्या? असेसमेंट। ठीक है, ठीक है जी। अब असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, उन सभी को एक बार देख लेते हैं। असेसमेंट के अंदर असेसिंग डाटा, असेसिंग के अंदर डाटा के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सारे डाटा को कलेक्ट करेंगे, जिससे कि कलेक्ट डाटा, ऑर्गेनाइज द डाटा, वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट। कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वैलिडेट करेंगे और क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट कर देंगे। फिर डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब एक बार असेसमेंट देख लेते हैं क्या होता है। असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। जी हाँ, जो यहां पर सारी चीजें लिखी हैं उसी को एक किसके फॉर्म में ला दिया है? उसी को एक किसके फॉर्म में ला दिया गया है? उसी को एक डेफिनेशन की फॉर्म में लाके रख दिया गया। ठीक है जी, ठीक है। देखिए असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द डाटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ठीक। नेक्स्ट, टाइप्स क्या है? असेसमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं वो एक बार जान लेते हैं। असेसमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। क्या क्या टाइप्स है जी असेसमेंट के? ये 4 टाइप से क्लासिफाइड है। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट कैसा असेसमेंट? इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स मतलब कि कुछ टाइम लेकर, इन सभी को भी एक बार हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। इनिशियल में क्या होता है? परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन, जब पेशेंट का एडमिशन हो गया है तब परफॉर्म करेंगे। टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डाटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एग्जांपल नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। कैसे एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, क्या कंडीशंस के साथ तुम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन सारी चीजों को इसके अंदर हम देखते हैं। फिर प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस्ड में क्या करते हैं? जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी उसकी डायग्नोसिस है, उसी के हिसाब से, जो डॉक्टर ने डायग्नोसिस बताई है उसी के हिसाब से हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे कि टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन अर्लियर असेसमेंट। एग्जांपल आवरली चेकिंग ऑफ द वाइटल साइंस एंड फीवर पेशेंट। आवरली हम वाइटल साइंस को चेक करेंगे। हेलो, आवरली हम क्या करेंगे? वाइटल साइंस को चेक करेंगे और फीवर ऑफ द पेशेंट को चेक करेंगे कि अगर पेशेंट को कोई फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है। इन सारी चीजों को इसके अंदर चेक करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। और इससे पहले हमने क्या देखा है? इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, ये 2 चीज हमने इसके अंदर देख ली। नेक्स्ट क्या आता है? इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट में क्या होता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। क्या आइडेंटिफाई करना है? ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो सिचुएशन नहीं है, जैसे कि एग्जांपल रैपिड असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एयरवे ब्रीथिंग का एग्जामिनेशन, सर्कुलेशन का एग्जामिनेशन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। ये होता है इमरजेंसी असेसमेंट। जैसे भी मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है, उसके अंदर जब हम असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है? टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट हेल्थ स्टेटस एंड प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। क्या करते हैं? रीअसेसमेंट किस लिए किया जाता है? रीअसेसमेंट कुछ महीनों बाद किया जाता है, जब पेशेंट का जो करंट स्टेटस था उससे कितना इंप्रूवमेंट आया है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? रीअसेसमेंट करते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं? रीअसेसमेंट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द डाटा। अब डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? सेकेंडली कैसे करेंगे? डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस।
क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। इट इंक्लूड्स द हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय द अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, डाटा कलेक्शन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डाटा, कौन कौन से डाटा होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या आता है कि जो पेशेंट रेफर टू एज द सिम्टम्स और कोवर्ट डाटा, इसको और क्या बोला जाता है? सिम्टोमेटिक डाटा और कोवर्ट डाटा। जान लेंगे, ये चीज याद रखेंगे, इसको और क्या बोला जाता है? सिम्टम्स डाटा और कोवर्ट डाटा। क्या बोलते हैं? सिम्टम डाटा और कोवर्ट डाटा बोला जाता है। ठीक है, एंड क्लियर ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय दैट पर्सन। जिस पर्सन के साथ ये चीजें हो रही हैं, वही जो पर्सन पेशेंट है, वही इन चीजों को डिस्क्राइब कर पाएगा, वही इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इचिंग, पेन, फीलिंग ऑफ वरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है किसके? सब्जेक्टिव डाटा के। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव डाटा। पहला क्या था? सब्जेक्टिव डाटा। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डाटा ऑल्सो रेफर्ड एज द साइन और ओवर्ट डाटा। इसे और क्या बोलते हैं? साइंस डाटा और ओवर्ट डाटा बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? आर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर और कैन बी मेजर्ड और टेस्टेड अगेंस्ट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। कोई एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है उसके साथ में, या तो कोई ऐसा मेजर्ड और टेस्टेड अगेंस्ट आया है, मतलब कि कोई मेजर्ड वैल्यू आ गई है, कोई मेजर्ड चीजें हो गई हैं उसके साथ, तो क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा इजिली हम क्या समझ सकते हैं? जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को देखकर, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। दे कैन बी सीन, जैसे मैंने बताया, हम लोग देख के बताएंगे। हर्ड और फेल्ट और स्मेल्ड, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। कैसे हम ऑब्टेन करेंगे इन चीजों को? ये ऑब्टेन हो जाएगा किससे? ऑब्जर्वेशन से या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से ये ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एन ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या है इस डाटा के? अब डाटा के क्या क्या सोर्सेज होंगे? डाटा के मेनली दो सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी क्या है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी क्या है? जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी सोर्स बोल देंगे। सेकेंडरी में क्या आएगा? इट इज द इनडायरेक्ट सोर्स। ऑल सोर्सेज देन द क्लाइंट कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब कि जो पेशेंट है उसको छोड़कर जितने भी लोग हैं जो डाटा प्रोवाइड करने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा बोलेंगे। जो पेशेंट है वो किसके अंदर आएगा? पेशेंट आएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, और जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट के अलावा जो भी लोग हैं या जो भी अदर उसके टेस्ट वैल्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? सेकेंडरी डाटा के अंदर आ जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब मेथड्स क्या क्या है डाटा कलेक्ट करने के? सबसे पहले क्या आएगा? मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डाटा आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन। तीन मेथड है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले, इट इज गैदरिंग डाटा बाय यूजिंग द सेंसेस। ऑब्जर्व करके विजन को, स्मेल को, हियरिंग को, और ये सब इसके अंदर कैसे यूज होता है? ये इससे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं डाटा और मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर क्या आएगा? एन इंटरव्यू इज अ प्लान्ड कम्युनिकेशन और कंजर्वेशन विद अ पर्पस। इंटरव्यू क्या होता है? एक प्लान्ड कम्युनिकेशन होता है, एक प्लान्ड कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं। ये क्या है? एक इंटरव्यू मेथड है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू भी दो तरीके से, डायरेक्ट इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू या नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट में क्या आएगा? आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू। डायरेक्ट में क्या है? जो पेशेंट से, जो क्लाइंट है, उससे हम डायरेक्टली इंटरव्यू करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेंगे। और नॉन डायरेक्ट में क्या है या इनडायरेक्ट में क्या है? रैपिड बिल्डिंग इंटरव्यू देन द नर्स अलाउज द क्लाइंट टू कंट्रोल द इंटरव्यू। मतलब कि पहले आईपीआर बनेगा, रैपर्ट बनेगा, लोगों के बीच में पहले आईपीआर हो जाएगा, आईपीआर क्रिएट हो जाएगा, उसके थ्रू हम जो है क्या करेंगे? कंट्रोल करते हैं कि हम लोग क्या बनाएंगे? एक नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कर देंगे।
ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। अब क्या है, पहले देखा इंटरव्यू क्या होता है, फिर इंटरव्यू के टाइप क्या है, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट। अब क्या है, स्टेजेस क्या है, ओपनिंग और इंट्रोडक्शन। पहला क्या है, ओपनिंग और इंट्रोडक्शन। द बॉडी और डेवलपमेंट सेकंड है, और द थर्ड क्या है, द क्लोजिंग। पहले हम कोई भी चीज को ओपन करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उसके बारे में जो भी हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे, बिल्कुल सही बात है। और उसकी जानकारी के बाद हम क्या करेंगे, उस इंटरव्यू को क्लोज करते हुए, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए इंटरव्यू को खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे अगर यहां तक क्लियर है। यहां तक हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन, नर्सिंग प्रोसेस क्या होते हैं, पर्पस हमने देख लिए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस हमने देख लिया है, नर्सिंग प्रोसेस की ये कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस हमने देखा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, उसके बारे में जाना। फिर असेसमेंट को हम देख रहे थे कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट के अंदर हमने देखा असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसका जो सिस्टमैटिक कलेक्शन है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट, 4 टाइप के हैं असेसमेंट। कौन कौन से जी, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, और नेक्स्ट क्या है, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इनिशियल हमने पढ़ा, फिर प्रॉब्लम फोकस्ड पढ़ा, इनिशियल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, प्रॉब्लम फोकस्ड पढ़ा, फिर क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट पढ़ा, नेक्स्टली हमने क्या पढ़ लिया, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट पढ़ लिया। उसके बाद हमने फिर क्या करा, डाटा और कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन देखा क्या होता है, डाटा कलेक्शन के टाइप्स देखे, 2 टाइप्स के डाटा कलेक्शन होते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा। फिर हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है, प्राइमरी सोर्स है और एक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स के अंदर कौन आता है, प्राइमरी सोर्स के अंदर वही आता है जो कि पेशेंट होता है या जो क्लाइंट होता है। ठीक है जी, और सेकेंडरी सोर्स में कौन आता है, अदर देन पेशेंट जो भी होते हैं, अदर देन पेशेंट जो भी पेशेंट के रिलेटिव हैं, उनके अलावा जो भी है, पेशेंट को छोड़कर जो भी सारे लोग हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखा मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंदर हमने देखा क्या क्या आते हैं, 3 चीज आती हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन देखा पहले, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, गैदर करते हैं विजन के थ्रू, स्मेल के थ्रू, हियरिंग के थ्रू, सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं डाटा को, वो क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया। फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, कम्युनिकेशन बनाना विद द पेशेंट और नर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू के फिर हमने देखे टाइप या अप्रोचेज होते हैं, जैसे कि एक डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और एक नॉन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ठीक है जी, अब नॉन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद हमने फिर देखा कि स्टेजेस क्या क्या है। स्टेजेस के अंदर आता है क्या, ओपनिंग और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर बॉडी और डेवलपमेंट वाला पार्ट, और फिर क्लोजिंग वाला पार्ट। उसके बाद फिर हमने देखा कि थर्ड इसके अंदर क्या आ गया, एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन क्या होता है, द फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन मेथड टू डिटेक्ट health problems. To conduct the examination, the nurse uses the techniques of inspection, palpation, percussion and auscultation. इसमें 4 नए पॉइंट और जुड़ गए जो कि आप नर्सिंग फाउंडेशन 2 में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि परकशन क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, पाल्पेशन क्या है और अस्कल्टेशन क्या है। ये सारी जानकारी आपको पहले से ही होगी। ठीक है, ये हो गया एग्जामिनेशन। ये सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन होता है, डाटा मेथड होता है क्या करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, और फिर इसे हम कंडक्ट करते हैं किस लिए, द नर्स टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन के अंदर इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो हम एक चीज और जानेंगे इसके अंदर कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करके रखेंगे, कैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, क्या डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा, किस तरीके से वो डाटा कैसे रखा जाएगा, किस तरीके से डाटा को हम यूज करेंगे, ये किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर ये आ जाएगा। किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर आएगा। ठीक, द नर्सेज यूज अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइजेस द असेसमेंट डाटा सिस्टमेटिकली। एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम असेस करते हैं, असेसमेंट करके रखते हैं डाटा को सिस्टमेटिकली, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग असेसमेंट। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म। इसे हम क्या बोलते हैं, रेफर्ड टू एज नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वैलिडेशन।
पहले हमने डाटा को एक फॉर्म में लगाया, फिर उसको हमने वैलिडेट किया। वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है, जो हमने गैदर किया है डाटा को उसको डबल चेक करना है या क्रॉस वेरीफाई करना है। डबल चेक करना है या फिर क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, डबल चेक करना है या क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो क्या है, एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन कर देना है डाटा का। क्या कर देना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा कर देना है, जो कि है कंप्लीट असेसमेंट फेज होता है, जबकि नर्स रिकॉर्ड करेगी क्लाइंट के डाटा को, एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करेगी जितने भी एसेंशियल हैं, और शुड इंक्लूड ऑल कलेक्टेड डाटा अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में सारे डाटा को अच्छे से कर लेंगे, क्लियर करेंगे, उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। क्लियर है जी, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पहला जो पॉइंट था असेसमेंट, पूरा असेसमेंट अच्छे से इसके अंदर कवर कर लिया है। असेसमेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स आने वाले थे सब हमने इसके अंदर पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे अब डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस क्या होता है, व्हाट इज डायग्नोसिस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा है, इससे पहले हमने पूरा असेसमेंट देख लिया है। तो यहां पर ये जो एक पार्ट है कि हमने पहला पॉइंट देखा असेसमेंट क्या होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कि डायग्नोसिस क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे कि डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लेंगे कि डायग्नोसिस होता क्या है, डायग्नोसिस कैसे यूज करते हैं हम, डायग्नोसिस के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको जरूर मिलेगी। इसके अंदर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमें ये डाउट है या ये प्रॉब्लम इस लेक्चर के अंदर हमें मिली है। इन सभी चीजों को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जरूर से जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस के बारे में एक बार जानते हैं। देखिए हमने ये पहले असेसमेंट वाला वीडियो आप सभी को मिल गया होगा। असेसमेंट हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था, उसमें असेसमेंट इससे पहले वाले पार्ट में ही हमने क्लियर किया है। तो असेसिंग वाला पूरा हमने पोर्शन कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, डायग्नोसिस वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। क्या करना है, डायग्नोसिस वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले एनालाइज द डाटा। लिखते हुए चलते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा। एनालाइज डाटा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट फॉर्मुलेट करेंगे डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को। क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को। ठीक है जी, ये किसके अंदर पढ़ेंगे हम, ये करेंगे किसके अंदर, डायग्नोसिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस की एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या होता है। उसके बारे में एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डायग्नोसिस होता क्या है। अब देखिए, a diagnosis is the second phase of the nursing process. In this phase, nurses use critical thinking skills to interpret assessment data to identify client problems. क्या करने के लिए, क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इंटरप्रेट करने के लिए, डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का यूज हम करते हैं।
उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंदा बुलाते हैं, जिसको हम क्या, आप सभी ने सुना होगा अपनी नर्सिंग में कि जिसे हम क्या बोलते हैं, नंदा बोलते हैं। डिफाइन और रीफाइन द नर्सिंग डायग्नोसिस। नंदा क्या करता है, नंदा एक ग्रुप है, नंदा एक एसोसिएशन है जो क्या करता है, रीडिफाइन करता है, रिडिफाइन करता है, जितनी भी नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उन सभी को रिडिफाइन करेगा। ठीक है। डेफिनेशन, द ऑफिशियल नंदा डेफिनेशन फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस इज, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है, इट इज अ क्लिनिकल जजमेंट ऑफ कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशंस, लाइफ प्रोसेसेस एंड vulnerability of the response by an individual, family और group और community। ये समझ में आ गया कि नंदा ने क्या बोला है। नंदा ये बोलता है कि इट इज अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन या लाइफ प्रोसेस। ह्यूमन जजमेंट जो है लाइफ प्रोसेस या हेल्थ को कंसर्न करता है और क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी फॉर द रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप और कम्युनिटी के बारे में बताएगा। ठीक है। स्टेटस, नेक्स्ट क्या है, स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्या है, स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। द स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आर एक्चुअल, हेल्थ प्रमोशन एंड रिस्क। एन एक्चुअल डायग्नोसिस इज द क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे जब क्लाइंट के टाइम असेस करते समय, असेसमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, स्टेटस के अंदर लिखते चलते हैं कि क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, किसकी, जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है। उसके बाद a health promotion diagnosis relate to the client preparedness to improve their health condition। client की preparedness को improve करने के लिए और health condition को समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि कैसे इसके अंदर हम लोग ये चीजें जान लेते हैं, किसके अंदर हम ये चीजें जान लेते हैं, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस के अंदर ये रिलेट करेंगे, ये चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट इसके अंदर है कि ए रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। क्या है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, अ रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट दैट प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। जो क्या होती है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स इंडिकेट्स दैट अ प्रॉब्लम में डेवलप इफ एडिक्वेट केयर इज नॉट गिवन। मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एडिक्वेट केयर नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल जजमेंट है जब प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, जब पेशेंट के अंदर सिर्फ रिस्क फैक्टर हमें दिखते हैं कि हाँ रिस्क हो सकता है या ऐसी चीजें हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ नंदा या नर्सिंग डायग्नोसिस, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, 3 कंपोनेंट्स है। द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, क्या है पहला, द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, द इटियोलॉजी, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस। ठीक। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या डिस्क्राइब करेगा, प्रॉब्लम क्या डिस्क्राइब करेगा, जो क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम है उसे डिस्क्राइब करेगा। इटियोलॉजी क्या करताएगा, इटियोलॉजी बताएगा कि नर्सिंग जो डायग्नोसिस है उसके अंदर क्लाइंट का जो कोज है हेल्थ खराब होने का या हेल्थ प्रॉब्लम का जो कोज है उसे बारे में बताएगा, हेल्थ प्रॉब्लम का जो कोज है उसके बारे में ये बताएगा। थर्ड क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आ जाता है, क्लस्टर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। क्या आ जाएंगे, क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम, मतलब कि ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर आ जाएंगे, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। और ये क्या इंडिकेट करता है, हेल्थ प्रॉब्लम की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी को। ये क्या प्रेजेंस बताएगा, प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मुलेट करना है कि हम डायग्नोस्टिक जो है स्टेटमेंट को हम बोलेंगे। इट हैज बेसिक 3 पार्ट्स इन द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। जो भी डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट होता है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है, पीईएस फॉर्मेट में होता है, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम। कैसे लिखते हैं, पीईएस की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर इटियोलॉजी क्या है उसकी, कोज्ड बाय, किस वजह से वो कोज हुआ है, और उसका फिर साइन एंड सिम्टम्स जो भी क्लाइंट के अंदर उस टाइम शो हो रहा है वो साइन एंड सिम्टम इसके अंदर लिख देंगे। तो ये क्या है, ये हो जाएगा फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक्यूट पेन। एक्यूट पेन क्या है, एक्यूट पेन इज द प्रॉब्लम। क्या है, एक्यूट पेन इज द प्रॉब्लम टू एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी क्या हुई, क्या हुई, इटियोलॉजी, कोज। एक्यूट पेन क्यों है, क्योंकि उसकी क्या हुई थी, एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी। और एज एविडेंस्ड बाय, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, पेशेंट डिस्कंफर्ट एंड पेन स्केल। किससे एविडेंस किया हमने, पेन स्केल से और एंड डिस्कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। इससे हमने क्या देखा, इससे हमने डिस्क्राइब कर दिया कि एक्यूट पेन क्या होता है रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट डिस्कंफर्ट एंड पेन स्केल। क्लियर, ठीक है जी। अब देखो ये क्या है, नंदा डायग्नोसिस है, ये अलग अलग नंदा डायग्नोसिस है। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हम आप सभी के सामने लेके आएंगे कि नंदा डायग्नोसिस के बारे में क्या है, ये सारी चीजें अच्छे से इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आप सभी के सामने आएगी। इसको इन डिटेल एक बार हम और पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। नंदा डायग्नोसिस अलग अलग चीजों के लिए नंदा डायग्नोसिस हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, क्लास सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो उसके बारे में लिखा है। जैसे कि डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इम्पार्शियल कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफ्यूजन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव रीनल परफ्यूजन, इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन और रिस्क फॉर इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ये सब किसके अंदर आएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आएगा। नंदा की जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, कैसे हम जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस आती हैं, कैसे हम इस चीजों को जानेंगे क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आती हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे, टेबल वाइज ऐसे हम पढ़ते हुए जाएंगे। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, यही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है इस वीडियो के अंदर जो भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बिल्कुल जो पीपीटी प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल रिसर्च पीपीटी है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो भी पढ़ना है एक ही वीडियो से एक ही बार में आपको खत्म करके इसको स्टडी कर लेना है। और स्टडी करने के बाद जो भी आपको स्टडी करने के बाद जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप एक बार देखते हुए चलेंगे। जैसे कि इनइफेक्टिव एयर क्लियरेंस, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, इंपेयर्ड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन और डिसफंक्शन वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स। ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, रेस्पिरेशन की ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल रेगुलेशन, एडवर्स रिफ्लेक्शन टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एलर्जी रिस्पॉन्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनहांस्ड बॉडी फ्लूइड, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, एक्सेसिव वॉल्यूम या इम्बैलेंस्ड फ्लूइड वॉल्यूम। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, फिजिकल रेगुलेशन के अंदर आ जाएंगी। और इसके अंदर क्या क्या है, हाइपरथर्मिया, रिस्क फॉर हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, रिस्क फॉर हाइपोथर्मिया, प्री ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया, नियोनेटल जॉन्डिस का रिस्क, लेटेस्ट एलर्जी रिस्पॉन्स लेटर की रिस्क और इंपेयर्ड लिवर फंक्शन और इन्फेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। ये सब किसके अंदर आ जाएगा, ये सब भी इसी के अंदर आ जाएगा। फिर न्यूट्रिशन के बेस पर इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, इंटरप्टेड ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, ये सारी भी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि ओबेसिटी, ओवरवेट, रिस्क फॉर ओवरवेट है तो उसका रिस्क भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कि पेट से रिलेटेड जितनी भी एलिमिनेटिंग प्रॉब्लम्स है उसके अंदर ये आ जाएगा। बावल इनकॉन्टिनेंस, कॉन्स्टिपेशन, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया सॉरी डायरिया, dysfunctional gastrointestinal motility, impaired urinary elimination, functional urinary incontinence, overflow urinary incontinence, reflex urinary incontinence,
ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, टिश्यू परफ्यूजन या स्किन की वजह से, कॉर्नियल इंजरी, डेंटिनेशन, ड्राई आई, आई के ऊपर की बात की गई है। नेक्स्ट, फिर ये सब किसके अंदर आएगी? थर्मल इंजरी, इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, प्रेशर अल्सर, म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन या रिस्क फॉर डैमेजिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ये सब स्किन के अंदर आ जाएगा। इन सभी पेज का आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। ये सारी चीजें, ये जितने भी पेजेस इसके अंदर ऐड हैं, ये सारे पेजेस आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आगे की चीजों को समझने के लिए, आगे की चीजों को पढ़ने के लिए। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, डिक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल एडेप्टिव कैपेसिटी, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, रिस्क फॉर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया और डिसऑर्गेनाइज्ड इन्फेंट बिहेवियर, रेडीनेस ऑफ एनहांस्ड एंड इन्फांट बिहेवियर, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे? ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोग्निशन, एक्यूट कंफ्यूजन, रिस्क फॉर एक्यूट कंफ्यूजन, क्रोनिक कंफ्यूजन या इंपेयर्ड मेमोरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्टर्ब बॉडी इमेज, इनइफेक्टिव डिनायल, लेबियल इमोशनल कंट्रोल, इनइफेक्टिव इंपल्सिव कंट्रोल, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। एक बार इन सभी चीजों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम धीरे धीरे स्लाइड्स को आगे बढ़ा देते हैं, फिर लेक्चर को एक बार हम राउंड ऑफ करके ये जो नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट 1 है लेक्चर का, वो कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर हो सकता है एक और भाग आए इसका, पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर दे, पूरा नर्सिंग प्रोसेस। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो के अंदर हमने प्लानिंग, इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ असेसमेंट और डायग्नोसिस देखा है, जो कि पहले 2 स्टेप है, और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे तीनों पार्ट को हम इसके अंदर कवर कर दें, कि प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवेल्युएशन क्या क्या है, इन क्राइटेरिया को हम इसके अंदर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? मूड रेगुलेशन। नेक्स्ट क्या है? मूड रेगुलेशन। और इसके अलावा फिर क्लास और कंफर्ट, परसेप्शन ऑफ द सिम्टम एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सफरिंग, एंजाइटी, इंपेयर्ड कंफर्ट, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड कंफर्ट, डेथ एंजाइटी, फियर, एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, लेबर पेन और क्रोनिक पेन सिंड्रोम, ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई? ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। वेलबिंग, अब वेलबिंग के अंदर ग्रीविंग, कॉम्प्लिकेट ग्रीविंग, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेट ग्रीविंग, रेडीनेस फॉर एनहांसमेंट, होपलेसनेस, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है? लाइफ प्रिंसिपल, लाइफ के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट, मोरल डिस्ट्रेस, नॉन कंप्लीनियंस, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? कोपिंग, कैसे हम एक सिचुएशन को कोप करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, वो सब किसके अंदर आएगा? वो सब किसके अंदर आएगा? वो सब कोपिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेडीनेस फॉर एनहांस्ड इमीडिएटेड डिसीजन मेकिंग, इमेनिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग, रिस्क फॉर इंपेयर्ड इमेंसिपेटेड डिसीजन मेकिंग, पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? इसके अंदर आ जाएंगे। रिस्क फॉर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम, रिस्क फॉर रीलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ये सब भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। फिजिकल एबिलिटी की वजह से या लाइफ स्पेन प्रोसेस की वजह से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एनर्जी बैलेंस की वजह से, किसकी वजह से? एनर्जी बैलेंस की वजह से। ठीक, फिर सोशल फंक्शन की वजह से, सेल्फ केयर की वजह से, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ये हजार्ड। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ सकता है? फैमिली यूनिट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केयर गिविंग रोल्स के अंदर क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस आ सकती हैं? कम्युनिटी हेल्थ के अंदर क्या हो सकता है? अब देखिए, नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर क्या डिफरेंस है? जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है वो कौन देता है? जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है वो कौन देता है? डॉक्टर देता है। और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? एक नर्स बनाती है। और नर्सिंग डायग्नोसिस द स्टेटमेंट और जजमेंट बाय द मेड बाय द नर्स। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? कोई भी जजमेंट होता है, कोई भी स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? एक नर्स के द्वारा बनाया जाता है। बट एक मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है? डिसीजन मेड बाय द फिजिशियन। मेडिकल डायग्नोसिस कौन बनाता है? फिजिशियन बनाता है। ठीक है, इसके अंदर फिर मेडिकल डायग्नोसिस रेफर टू डिजीज प्रोसेस, और ये हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड होता है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है बेसिकली जो पेशेंट की करंट स्टेटस है, करंट हेल्थ स्टेटस है, उसके बेसिस पे बनाया जाता है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हुआ? इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, तो उसका मेडिकल डायग्नोसिस क्या हुआ? अस्थमा होगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। एक्यूट पेन एपेंडिसाइटिस और एक्यूट
डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, वो मेडिकल डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, उसका एम्पुटेशन हो जाएगा। आप सभी को आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा क्या हमने पढ़ा अभी तक। हमने सिर्फ 2 इसके अंदर कवर किया, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको ये डायग्नोसिस भी अच्छे से क्लियर हो गया। हमने जो डायग्नोसिस इसके अंदर देखा, डायग्नोसिस क्या होता है, कैसे हम डायग्नोसिस को पढ़ सकते हैं, क्या है डायग्नोसिस, उसके बारे में भी हमने इसके अंदर पढ़ लिया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो लेक्चर होता है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए ही इसके नए पार्ट के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।